गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और मैं सुबह सुबह ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ भाई। ये है ना, मेरे को क्या हो गया, अभी क्रैश कोर्स की रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है ना बेटा, तो इसलिए मैं अर्ली इन दी मॉर्निंग रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ ताकि शांत रहे। हमारे आसपास कुछ कुछ काम भी चल रहा है, और दूसरी बात ये है कि अभी है ना दिन रूटीन बहुत हैक्टिक एक्चुअली, इसी चक्कर में जो है वो आपका लॉस ना हो और मेरे काम भी जो है वो आगे पीछे ना हो, इसलिए जो है वो टाइम पर मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। कभी कभी मुझे अर्ली इन दी मॉर्निंग में रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए, तो आज हम बात करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू पर कि मैंने आपसे कहा था कई दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, उसको ड्रीम करना शुरू कर दीजिए। उसको मतलब उसके बारे में सोचना, उसके बारे में कि कैसे आप दिखेंगे, किस प्रकार से आप काम करेंगे, वैसा सोचना शुरू कर दीजिए। बात समझ में नहीं आ रही ना? कहने का मतलब यह है कि यदि आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, तो मैं हमेशा बतलाता हूं कि सुबह जब सोकर आप उठते हैं ना, अर्ली इन दी मॉर्निंग जब हम सोकर उठते हैं ना, तो हमें कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर कर जो है वो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, अल्लाह को शुक्रिया अदा करना चाहिए, गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए, है ना, कि हमें हमारी जीवन में एक और दिन है, इस दिन को हमें बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है हमें जो है वो इस दिन में अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाना है। जो भी हमारे कर्तव्य है उन्हें जो है वो ईमानदारी से उनका निर्वाह करना है। और जब आप आंखें बंद करके गॉड से, अल्लाह से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, यदि आप किसी को नहीं मानते हैं तो भी आप इस प्रकृति माँ को तो मानते होंगे, नेचर को मानते होंगे, तो उससे आप सिर्फ इतना प्रे कीजिए कि आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि आप आंखें बंद करो 1 मिनट। अरे बंद कर लो आंखें, क्या दिक्कत है, मैं तो बोल रहा हूं, अब कान से सुनाई दे रहा है ना। आंखें बंद करके ये रियलाइज कीजिए कि सुबह सुबह का आप देख रहे हैं कि सुबह का 9 बज रहा है और आप जो है वो एक जो है तैयार हो रहे हैं और एक वाइट कोट पहन के, गले में स्टेथोस्कोप लगाकर, और आप जो है आपके तेज कदमों से आप हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका अपना अस्पताल है जहां पर कई सारे मरीज हैं जिनका आपको इलाज करना है। आप जब हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एंटर करते हैं तो कई सारे मरीज आपको नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार डॉक्टर साहब कहते हैं। फिर नर्स दौड़कर जाती है, बोलती है कि डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए। ठीक है, फिर आप जब अपने केबिन में जाकर बैठते हैं तो वहां पे आप एक एक करके मरीजों को देखना शुरू करते हैं। इतने में जो है आपको नर्स आके बतलाती है कि एक बेड नंबर 5 का मरीज है, उसको आपको इमीडिएटली जाकर देखना पड़ेगा। आप उठते हैं, अपने चेयर से उठते हैं, आप उस मरीज को जाकर देखते हैं, उसको कुछ दवाएं, इंजेक्शन लिखते हैं, आप उसका इलाज करते हैं, आप फिर अपने टेबल पे आके बैठ जाते हैं और आपके सामने मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है। अब जब आप ऐसी इमेजिनेशन करते हैं और फिर आप देखते हैं कि बाहर एक नेम प्लेट लगा हुआ है, आपके केबिन के बाहर आपके नाम का नेम प्लेट बाहर लगा हुआ है, ठीक है, तो आप जब इस कल्पना को करते हैं और रोज आप इसे करते हैं, सच बताइए, मैं सच कह रहा हूं फिर के, सच बता रहा हूं कि आपको नीट का एग्जाम इसके सामने कुछ भी नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, ये तो एग्जाम निकाल कर ये मैं सपना सच कर सकता हूं। सिर्फ मेरे और मेरे सपने की सच्चाई के बीच में सिर्फ एक एग्जाम प्रेजेंट है, और बहुत छोटा एग्जाम है जो मैं जीवन जीने वाला हूं, जिस जीवन को मैं उम्मीद करता हूं उसके सामने। आप बोलोगे सर ये तो पागलपन है। नहीं, ये पागलपन नहीं है। मेरा दोस्त जो है खुद जो है वो अभी राजस्थान कैडर आईपीएस है, अभी सीनियर अफसर बन चुका है, वो आईजी लेवल पर पहुंच चुका है। तो उससे जब मुझे अच्छे ध्यान है कि जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं हमेशा कि यूपीएससी की तैयारी में मैंने मेरा 100% नहीं दिया, अदरवाइज मैं आज आईएएस होता। ठीक है, और आज भी मुझे इस बात का रिग्रेट है, आज भी मुझे इस बात का रिग्रेट है कि मैं आईएएस का एग्जाम, यदि मैंने एक बार यूपीएससी एग्जाम थोड़ी सी शिद्दत के साथ दिया होता, कन्विक्शन के साथ दिया होता, सब कुछ छोड़ के 100% एग्जाम पे फोकस किया होता, तो मैं आज आईएएस होता। ठीक है, सीनियर आईएएस होता, अभी मैं सेक्रेटरी वगैरह होता कहीं पर, मैं मंत्रालय में मंत्री जी का सारा काम जो है वो मंत्री जी को समझ में आता नहीं, सारा काम मैं ही कर रहा होता। ठीक है, खैर, तो मेरा जो दोस्त है वो अभी राजस्थान कैडर आईपीएस है। तो हमें मुझे अच्छे से ध्यान है कि उस जमाने की बात है कि सुबह सुबह हम जो है हम लोग अक्सर सुबह जो है 8-9 बजे के आसपास चाय पीने, हॉस्टल में चाय अच्छी नहीं बनती थी, बाहर जाया करते थे हम लोग चाय पीने। तो वहां पे एक चाय का टी स्टॉल था थोड़े बाहर निकल के, उसके सामने एसपी ऑफिस था, एसपी साहब का ऑफिस था। तो वो अक्सर जाते थे, तो मैं देखता था कि अमनदीप वो वहाँ भोपाल के एसपी जो है, बहुत बहुत प्राइम पोस्टिंग होती है, जल्दी एसपी ऑफिस पहुंच जाते हैं, लेट तक काम करते हैं। तो अमनदीप अक्सर जो है वो वहाँ पे हम लोग चाय पी रहे होते थे, तो अमनदीप से बोलता चल यार चलते हैं, चाय तो पी लिया। बोलता यार रुकना 15 मिनट। मैंने कहा क्या? अरे वो एसपी आता होगा। तो मैंने कहा उससे अपने क्या करना? बोला बस अच्छा लगता है यार, जब उनकी गाड़ी आती है और उसके पीछे पीछे एक गाड़ी और आती है, फिर उतरते हैं लोग, सल्यूट करते हैं, फिर अंदर जाते हैं वो। तो मैंने कहा तू ये देखने के लिए यहां बैठा रहता है? बोला हाँ यार, एक चाय और पीऊंगा, तुझे जाना तू जा, मैं देख के आऊंगा इसको। तो मैंने कहा तू उसमें क्या देखता है? बोलता मैं अपने आप को देखता हूं कि एक दिन मेरे साथ भी ऐसा होगा।
सच बता रहा हूं, वो आदमी 1 साल तक चाय पीता रहा, वहां जाके देखता रहा और एग्जाम की तैयारी की, फाइनली एग्जाम निकाल कर वो आईपीएस बना। और मैं जब उसके घर, जब मैं राजस्थान गया, बीकानेर, उससे मिलने गया, उसके घर के बाहर मैंने देखा कि मतलब छोटी मोटी सेना होती ना आसपास, एसएसपी के पास में वैसे छोटी मोटी सेना लगी हुई थी, सलूट मार रहे हैं। जो अपन जा रहे हैं तो अपने को भी सोच रहे हैं कि साहब ये भी कोई बड़े सम्मानी व्यक्ति होंगे, अपने को भी सलूट मार रहे हैं। ठीक है, सम्मानी तो अपन, सम्मान तो है यार, ऐसा थोड़ी ना अटके, लेकिन मतलब पावरफुल क्या बोलूं मैं अटके, तो वो वैसा। और घर के बाहर 2 भारत के तिरंगे का वो ऐसा ऐसा कुछ वो स्टैचू लगा, उसमें कुछ तिरंगा है, घर के पास में तिरंगा भी लहरा रहा, क्योंकि एसपी साहब का जो ऑफिस होता है उसमें उनका घर जो होता है उसमें एक ऑफिस भी लगा होता है। मैंने कहा भाई गजब जलवा है तेरा। बोलता नहीं यार, ये सब तो रोज का रूटीन का है, इसको मुझे ऐसा लगता नहीं है, मुझे तो काम करना होता है लोगों के लिए, इसके लिए कई मैटर सुनने होते हैं, जन सुनवाई करनी होती है। द पर्सन वो देखा करता था जिस चीज को, सपने को, जिस चीज को वो रियलाइज करता कि ये मैं हूं, वो एक दिन सच में घट गया उसके साथ में। सच्चाई ये फैक्ट है। आप यदि अपने ऊपर यकीन करेंगे ना तो वो चीजें आपके अनुसार घटती है। और ये मैं आपको लगता है सर जितने सर मन से बातें करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि ये मेरे पास सामने एक बुक है जो है, बड़े भारी ऑथर है ब्रायन ट्रेसी, उनकी बुक है, वो भी ये लिखते हैं आपके मस्तिष्क में असीमित शक्तियां होती हैं, कई लोग इन शक्तियों के बारे में जागरूक नहीं होते और लक्ष्य हासिल करने के लिए उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ औसत परिणाम मिलते हैं। जब आप अपने अवचेतन और अतिचेतन मनों की शक्तियों का दोहन करते हैं और उन्हें मुक्त करते हैं तो आप अक्सर 1-2 साल में इतना कुछ हासिल कर लेंगे जितना अधिकांश लोग जिंदगी भर में हासिल नहीं कर पाते। आप अपने लक्ष्यों की ओर कल्पनातीत गति से बढ़ने लगेंगे। मानसिक तस्वीर देखने की आपकी योग्यता शायद आपकी सबसे प्रबल शक्ति है। आपके जीवन में सभी सुधार आपकी मानसिक तस्वीरों से शुरू होते हैं। आपको लगता है मैं दुखी हूं, ऐसे ही रहूंगा, तो वैसे ही होगा। आपको लगता है कि मैं ये चीज को अचीव कर लूंगा, वही मानसिक तस्वीर है, तो वो एक दिन सच्चाई में बदल जाती है। आज आप जहां हैं और जो हैं काफी हद तक उन मानसिक तस्वीरों के कारण हैं जो इस वक्त आपके चेतन मन में हैं। जब आप भीतर से अपनी मानसिक तस्वीरों को बदल लेते हैं तो आपका बाहरी संसार उन तस्वीरों के अनुरूप चलने लगेगा। मानसिक तस्वीर देखने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और यह आपके जीवन में उन लोगों, परिस्थितियों और संसाधनों को आकर्षित कर देता है जिनकी जरूरत आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए होती है। इसलिए अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए, अपने आप को इमेजिन कीजिए उस स्थान के लिए जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए। समझ गए बात को? मतलब ये प्रूवन प्रोसेस है। और आपको बता दो इसमें उन्होंने आगे लिखा है, बड़ा पैराग्राफ इसमें लिखा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कल्पना तथ्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेपोलियन के अनुसार कल्पना विश्व पर राज करती है। नेपोलियन हिल ने कहा कि इंसान की इसका दिमाग जो सोच सकता है और यकीन कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। बहुत सारे लोग इस चीजों पर यकीन किए, बहुत सारे लोग जो है वो ये रियलाइज करें कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं बन जाऊंगा एक दिन, मैं कुछ कर गुजरूंगा, और कर गुजरते हैं। तो अपने आप की एक पॉजिटिव इमेज बनाइए। दुनिया क्या कहती इससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या अपने बारे में सोचते इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए पॉजिटिव इमेज बनाइए और जीत कर दिखाइए। अभी कल मैंने एक स्टूडेंट से बात किया। अब वो देखो, आप सुनो, अनअवेयरनेस का लेवल देखो। उसका नीट में एग्जाम दिया उसने, नीट में एग्जाम देने के पहले किसी एजेंट का उसके पास मैसेज आया, फोन आया, उसने कहा कि तुम नीट का एग्जाम दे रहे हो, तुमको हम जो है वो हमें 2.5 लाख रुपए दो, हम तुम्हारी सीट ब्लॉक कर देंगे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में या लेडी हार्डिंग कॉलेज में या फला कॉलेज में, ढिका कॉलेज में, तो सीट हम बुक कर देंगे, तुमको बस एग्जाम देना नीट का। एग्जाम देने के बाद अब सोचो, एनटीए नीट के उसके पहले पैसे भी जमा कर दिए। ये फॉरेन जाने की बात नहीं चल रही, ये इंडिया में सीट दिलाने की बात चल रही है। उसके बाद जब रिजल्ट आया, फिर फोन आया कि तुम्हारे नंबर इतने, तुमको 5 लाख रुपए फीस भी लगेगी लेडी हार्डिंग में, जबकि लेडी हार्डिंग की फीस जो है वो कुछ हजार रुपए में, 1400-1500 ऐसे कुछ फीस है, तो ये भी जमा कर दो। उसने कहा इतने पैसे नहीं है, बैंक लोन लेना पड़ेगा, लोन वोन नहीं मिल पाएगा, डायरेक्ट देना पड़ेगा पैसा। उसके बाद फाइनली क्या हुआ? फाइनली ये हुआ कि सामने वाले बंदे ने फोन उठाना बंद कर दिया, 2-2.5 लाख रुपए खा के भाग गया। अब आज के जमाने में आप इतने अनअवेयर रहेंगे कि आपको यही नहीं पता है कि एनटीए नीट में ऐसा पैसा नहीं चलता है। ऐसा नहीं होता है कि आप पहले से पैसा देके एमएएमसी में सीट बुक कर लें, एम्स दिल्ली में सीट बुक कर लें। भाई मजाक समझ रखा है क्या? जो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्या वो क्या मूर्ख है क्या? वो
अरे यूक्रेन यूक्रेन का समझ में आता था कि भाई कई बहुत सारे ब्रोकर्स घूम रहे थे, वो ब्रोकर एम्स के अंदर प्रेजेंट थे, वो ब्रोकर मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रेजेंट थे, वो ब्रोकर इन्फ्लुएंसर थे जो फॉरेन तुम मत समय खराब करो, आ जाओ यूक्रेन जाकर पढ़ लो। अब यूक्रेन में जब बड़ा जो है वो दिवाली मना दी रूस ने, जाके बड़ा बम फोड़े, लाखों लोगों की बेचारे को जिंदगी मुहाल कर ली। अब तुम बोलोगे कहां से पैसा ले लोगे, क्या होगा उस मेडिकल यूनिवर्सिटी का? पूरा बिल्डिंग ही उड़ा दिया उन्होंने, तो कुछ बचा ही नहीं वहां पे, बेसिक एजुकेशन नहीं बचा, मेडिकल एजुकेशन का क्या होगा? तो लोगों को क्या होता है कि लोग मेहनत से बचने के लिए ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं। मत फंसिए ट्रैप में। मानकर चलिए कि मेहनत के बगैर जो रियल पाथ है उसके बगैर कोई भी रास्ता पकड़ेंगे वो रास्ता गलत ही दिशा में जाएगा, वो कुएं में ही जाएगा रास्ता, वो सही दिशा में नहीं जा सकता। वो ये नहीं बोलता मैं कि फॉरेन मेडिकल डिग्री बुरी है, मैं ये बोलता हूं कि जांच कर, देख परख कर। अब जो यूक्रेन के साथ घटा बहुत ही बुरा था, वो बहुत ही बुरा था, क्योंकि किसी बच्चे ने सोचा नहीं था कि यूक्रेन में ऐसा होगा। लेकिन मैं वही बोलता हूं आपसे ना कि बेटा जो है लाइफ में डिसीजन जब लेने पड़ते हैं ना कई बार, तो देखो मैं ये जो हुआ, मेरी पूरी सहानुभूति है उन बच्चों के साथ में जो यूक्रेन से लौट कर आए हैं, जो यूक्रेन में एडमिशन लिए थे। कारण उसके पीछे ये कि उन बच्चों को किसी को नहीं पता था कि ऐसा रूस कभी हमला करेगा, ऐसा होगा के। लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि अब जो हो गया उसमें पैसा भी डूब गया, समय भी खराब हुआ, बहुत चीजें उसमें हुई हैं। यदि हम अपने देश में ही मेहनत कर लेते, अपने देश की मेडिकल डिग्री के लिए मेहनत कर लेते, शायद हम ज्यादा बेहतर पोजीशन में होते। रिस्पेक्टिव है बेटा ये, के इसको जज मत कीजिएगा मेरी इस बात को लेके। मेरा मानना है सिर्फ कि आप स्कैम में फंसने से बचिए, किसी तरह के स्कैम में फंसने से बचिए, क्योंकि जो लोग अब्रॉड भेजने की बात करते हैं वो भी बड़ा कमीशन खा लेते हैं उसमें। इसलिए हमें जो है वो देख परख कर निर्णय लेना चाहिए हमको के। और ऐसे बिल्कुल किसी के बहकावे मत आइएगा, कोई नहीं कर सकता काउंसलिंग। कह रहे कोई बोल रहा है मैं लेडी हार्डिंग में एमएएमसी में कहीं एडमिशन करा दूंगा, तो एकदम झूठ बोल रहा है, वो फुल फर्जी है। ऐसे आदमी की कंप्लेंट करके पुलिस से अरेस्ट करवाना चाहिए उसको, गलत है। अरे मजाक समझ रखा, लेडी हार्डिंग देश के टॉप मेडिकल कॉलेज में से एक है, एमएएमसी देश के टॉप मेडिकल कॉलेज में से एक है। तो मतलब ये चलते फिरते ऐसे ऐसे तो लोग, आपको बता दूं मैं, इन कॉलेज के लिए, एम्स दिल्ली के लिए, लेडी हार्डिंग के लिए, एमएएमसी के लिए, जिपमर के लिए लोग ट्रेन की बैगन भर के पैसा ला सकते हैं कि हमारे बेटे को एडमिशन दिला दो। इतना पैसा है लोगों के पास में कि लोग लाके वो पैसा फेंक देंगे कि लो हमारे बेटे का एडमिशन एम्स दिल्ली में करा दो और बना दो उसको एमडी डॉक्टर। लो पैसा ले लो, कितना पैसा लोगे? जाओ तुम्हें ब्लैंक चेक देता हूं, साइन कर दो चेक पे और चले जाओ जिंदगी से दूर इस बेटे को लेके। एम्स कराने पुरानी फिल्मों में नहीं होता था जैसे, ठीक है? तो खैर, तो इसलिए उसमें फंसने से बचिए। ऐसे ऐसे फोन कॉल आते हैं ना, उनका एंटरटेन मत कीजिए। ये सब आपका भोलेपन का फायदा उठाते हैं बेटा। प्लीज ऐसे ब्रोकर से, इस तरह के लोगों से जो आपको जो है वो इस तरह का लालच देते हैं ना, उससे बचिए। उससे आप कोई लॉटरी ऑनलाइन नहीं खुलती है कि व्हाट्सएप में तुम्हारा नंबर आया था, देखा हमने, इतने रुपए खुल गए तुम्हारे, 25 लाख की लॉटरी खुल गई, आ जाओ संपर्क कर लो। रहे वो सब लुटेरे हैं, वो बचकर रहिए उससे। चलिए, हैव ए ग्रेट डे हेड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।